Chapter number 20, Locomotion and Movement. मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बीइंग का। एनिमल और प्लांट काफ़ी वाइड रेंज के मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं। एक अगर सिंपल मूवमेंट की बात करें, एक सिंपल फॉर्म की मूवमेंट की सिंपल फॉर्म की, तो अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग देखी जाती है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है और टेंटिकल्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग लिम्स को मूव कर सकते हैं, जॉ को मूव कर सकते हैं, आईलिड, टंग एट्सेट्रा, इन सबको आराम से मूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनकी वजह से प्लेस में और लोकेशन में चेंज आते हैं। तो इस तरीके के वॉलंटरी मूवमेंट को क्या कहते हैं? लोकोमोशन, जहाँ पर जगह या फिर लोकेशन की चेंज हो रहा हो। ठीक है। जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। मैं भी इस टाइम यहाँ बैठी हूँ, फिर थोड़ा दूर चलने पर मैं आगे बैठ जाऊँगी, तो वो क्या है कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ। तो इस तरीके के मूवमेंट जिससे मेरी पोजीशन चेंज रहा है, वो इस तरीके के मूवमेंट क्या होते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट, लोकोमोशन। Walking, running, climbing, flying, swimming are all some forms of locomotory movement. सारी की सारी क्या लोकोमोटरी मूवमेंट की फॉर्म्स हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और जो अदर टाइप ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर अलग हुए, ऐसा नहीं है। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लोकोमोशन में मदद कर रहे हैं तो वो और भी मूवमेंट को अफेक्ट वही कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे बात करें हम पैरामीशियम की, तो सीलिया क्या करता है? फूड के मूवमेंट में मदद करता है थ्रू साइटोफेरिंक्स, साथ में लोकोमोशन में भी मदद करता है। ठीक है। हाइड्रा अपने टेंटिकल्स का यूज़ कर सकता है प्रे को कैप्चर करने में और साथ साथ लोकोमोशन के लिए भी। हम अपने लिम्ब को बॉडी पोस्चर में चेंजेस लाने में भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और साथ में लोकोमोशन के लिए भी। जो अबव ऑब्जर्वेशन है, इससे पता चलता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग सेपरेटली स्टडी नहीं किया जा सकता, बल्कि आपस में ये दोनों क्या है? लिंक है। कि लोकोमोशन, अब ये भी कह सकते हैं हम कि लोकोमोशन मूवमेंट्स हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मूवमेंट क्या हो? लोकोमोशन है। बट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन के मेथड की बात करें जो एनिमल परफॉर्म करते हैं, तो हैबिटेट और सिचुएशन की डिमांड पे डिपेंड करते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय द एनिमल वो वरी करते हैं। ठीक है। जो एनिमल जो लोकोमोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेथड है लोकोमोशन का, वो वरी करता है अमंग दी एनिमल विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हैबिटेट के साथ साथ और सिचुएशन की क्या डिमांड है। हाउ एवर लोकोमोशन इज़ जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मीट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज प्रेडेटर। लेकिन लोकोमोशन का जनरली जो इस्तेमाल होता है, जनरली जो यूज़ होता है, वो फूड के लिए होता है, शेल्टर के लिए होता है, मेट के लिए होता है, एक सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड को सर्च करने में हुआ, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर एनिमी से एस्केप करने में, या फिर प्रेडेटर से। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, तो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं वो मेनली 3 तरीके के मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं, जिसमें अमीबॉइड आ जाएगा, सीलियरी आ जाएगा और मस्कुलर आ जाएगा। कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट ब्लड के अंदर। ठीक है। कुछ स्पेशलाइज सेल हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वो अमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। ये अफेक्ट होता है स्यूडोपोडिया की वजह से। स्यूडोपोडिया बनता है तो इट इज़ इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, ब्लड के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। और जो ये अमीबॉइड मूवमेंट है, ये स्यूडोपोडिया के इट इज़ अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया। ये अफेक्टेड होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू, जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से बनता है। जैसे अमीबा में साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट हो गया, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व है। कौन? साइटोस्केलेटल एलिमेंट। तो कौन से कुछ सेल हैं ऊपर जो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट है, जो अमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट है जिस माइक्रोफिलामेंट, जो भी अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व है। अमीबॉइड मूवमेंट किससे अफेक्ट होता है? स्यूडोपोडिया से। जो स्यूडोपोडिया कहाँ से कैसे बनता है? प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से। तो इस तरीके से हमने बात करी है अमीबॉइड मूवमेंट की। बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट की। तो सिलियरी मूवमेंट जो होता है ज़्यादातर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर होता है, विच इज़ लाइन बाय सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलियरी मूवमेंट ज़्यादातर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर होता है, जो सिलिएटेड इपिथेलियम से लाइन हुए रहते हैं।
सीलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ट्रैकिया के अंदर, वो डस्ट पार्टिकल को या फिर जो फॉरेन सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक एयर के साथ इनहेल हो जाते हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जो कहाँ हो रहा है, ट्रैकिया के अंदर। ओवा के जो पैसेज होता है, पैसेज जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है तो वो भी सिलियरी मूवमेंट के थ्रू फैसिलिटेट होता है। जो मूवमेंट है लिम का, जॉ का, टंग का, ये भी मस्कुलर मूवमेंट। अब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट की। तो मस्कुलर मूवमेंट में जैसे हम बात करें अपने लिम्स की, जॉ की, टंग की, जो हम अपनी जीभ को और लिम्स को चला पा रहे हैं, मूव करा पा रहे हैं, तो वो किस वजह से होता है, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो मसल्स की होती है वो इफेक्टिवली लोकोमोशन में इस्तेमाल की जाती है और अदर मूवमेंट में जो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर और मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है मसल्स की वो इफेक्टिवली यूज़ की जाती है लोकोमोशन में, ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किए गए अदर मूवमेंट, ह्यूमन बींग्स के थ्रू अदर मूवमेंट में, और मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन एक परफेक्ट लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिव द मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन के लिए क्या ज़रूरी है कि एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए किस किस के बीच, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम में। इसी चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके की मसल्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन का, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्केलेटल सिस्टम के। बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कौन से ओरिजिन का है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। लगभग 40 to 50% बॉडी वेट ह्यूमन एडल्ट का जो 40 to 50% वेट होता है वो मसल्स कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। मसल्स कंट्रीब्यूट लगभग 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट। अब मसल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इलास्टिसिटी, ठीक है। एक्साइटेबल होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी और साथ में इलास्टिक होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई कुछ। मसल्स को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग क्राइटेरिया के यूज़ करके, जैसे लोकेशन के आधार पर, अपीयरेंस पर, और उनकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से रेगुलेट की जा रही है, वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी। लोकेशन के आधार पर उनको क्लासीफाई करें तो तीन तरीके की मसल्स को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहली है स्केलेटल, सेकेंड वन इज़ विसेरल एंड थर्ड वन इज़ कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल्स स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएट होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल कंपोनेंट है उनसे क्लोजली एसोसिएट होती है। इनकी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप के अंडर में, और इसी वजह से उनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी, स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स, और प्राइमरीली इन्वॉल्व हुई रहती है लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी पोस्चर के चेंजेस में। विसेरल मसल्स जनरली बात करें तो होलो विसेरल ऑर्गन में लोकेट हुई रहती है। विसेरल मसल्स लोकेट हुई रहती हैं होलो विसेरल ऑर्गन में, बॉडी के होलो विसेरल ऑर्गन के अंदर इनर वॉल्स में। जैसे बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विसेरल मसल्स जो इनर वॉल में प्रेजेंट है होलो विसेरल ऑर्गन्स की। ये स्ट्रेशन नहीं एग्जिबिट करती है और स्मूथ होती है अपीयरेंस में, इसी वजह से इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी स्ट्रेशन नहीं होती है। इनकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं होता है नर्वस सिस्टम का इनके ऊपर। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, और इसी वजह से इनको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल। अगर इनकी बात करें कि they assist for example in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract, ठीक है। तो ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और साथ में गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन द जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे नेम सजेस्ट करते बात करते हैं कार्डिक मसल्स की। तो कार्डिक मसल्स क्या होती है, हार्ट की मसल्स होती हैं। काफ़ी सारी कार्डिक मसल्स हैं जब आपस में ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं,
तो कार्डियक मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अपीयरेंस के आधार पर कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड होती है, ठीक है। कैसी होती है? स्ट्रेटेड होती है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। ये इनवॉलेंट्री होती है नेचर में, और क्योंकि नर्वस सिस्टम का कोई भी कंट्रोल इनकी एक्टिविटीज़ पे डायरेक्टली नहीं होता है। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल की कुछ डिटेल में, जिससे इसका स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझ आ सके। हर एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बंडल और फेसिकल से मसल्स बंडल या फिर मसल्स बंडल्स को क्या कहा इन्होंने? फेसिकल। तो ये क्या है? हर एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बंडल से मिलके बनी होती है या फिर फेसिकल से। जब मसल्स बंडल आपस में काफ़ी सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उससे बनती है हमारी स्केलेटल मसल्स। ये मसल्स बंडल है फेसिकल से, ये आपस में किस चीज़ से कनेक्ट हुए रहते हैं? हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहते हैं फेशिया। फेशिया अटैच करने, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। किनको? फेसिकल्स को, ठीक है। ये फेसिकल्स बंडल दिखा रखे हैं, फेसिकल्स बंडल है, और इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? फेशिया, फेसिया, ठीक है। ये मसल्स फाइबर को दिखाया गया है, यहाँ सार्कोलेमा है और ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। हर एक मसल्स फाइबर लाइन हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हर एक मसल्स फाइबर पर। और जो सार्कोलेमा, जो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा, जो सार्कोप्लाज्म को एनक्लोज किए रहती है। मसल्स फाइबर सिंकाइडियम में होता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कहें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं? सिंकाइडियम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल्स फाइबर का, ये कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स फाइबर का स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मसल्स फाइबर की ये होती है कि उसके अंदर काफ़ी सारे लार्ज नंबर में पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें मायोफिलामेंट कहते हैं या फिर मायोफिब्रिल कहते हैं। हम बात कर रहे हैं मसल्स फाइबर की, फिर बात करते हैं मसल्स फाइबर के अंदर की बात की किस चीज़ से बना है। तो मसल्स फाइबर खुद में मायोफिब्रिल से बना है। मायोफिब्रिल जब आपस में पैरेलल अरेंज फिलामेंट बना ले, पैरेलल अरेंज फिलामेंट जब आपस में बंडल की फॉर्मेशन कर लेते तो मसल्स फाइबर बनता है, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट। द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल। हर एक मायोफिब्रिल के अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स किस पे होते हैं? मायोफिब्रिल पे होते हैं, मसल्स फाइबर पे होते हैं। तो हम बताएंगे कि छोटी यूनिट जो है मायोफिब्रिल, उस पर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। एक डिटेल स्टडी जब मायोफिब्रिल की इस्टेब्लिश की, एक डिटेल स्टडी मायोफिब्रिल हैज़ इस्टेब्लिश दैट द स्ट्रेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। जब मायोफिब्रिल की डिटेल स्टडी की जाती है तो देखा जाता है कि जो स्टेटेड अपीयरेंस है वो क्यों है? क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का क्योंकि ये दो प्रोटीन होते हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से ये स्टेटेड अपीयरेंस दिखती है। तो कौन से प्रोटीन है? एक्टिन और मायोसिन। लाइट बैंड एक्टिन होता है और इस वजह से उसको आई बैंड कहते हैं, फिर आइसोट्रॉपिक। वहीं बात करें डार्क बैंड की तो वो ए बैंड होता है, फिर एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है जिसके अंदर मायोसिन। दोनों के दोनों प्रोटीन आपस में रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुए रहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, आपस में पैरेलल। साथ में जो मायोफिब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके भी पैरेलल है। एक्टिन फिलामेंट थिन होता है एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट, इसी वजह से उनको थिन और थिक फिलामेंट कहते हैं। और आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होती है जेड लाइन, जो इनको किसे काटेगी? आई बैंड को काटती है। द थिन फिलामेंट फर्मली अटैच हुए रहते हैं जेड लाइन से। थिक फिलामेंट जो होते हैं ए बैंड के अंदर, ठीक है। थिन फिलामेंट किस में थे? आई बैंड में थे, और थिक फिलामेंट किस में है? ए बैंड में। ये हेड हुए रहते हैं आपस में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से, जिसे एम लाइन कहा गया है, ठीक है। ए बैंड आर ऑल्सो टुगेदर और ऑल्सो held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. ए और आई बैंड अरेंज हुए रहते हैं अल्टरनेटिवली मायोफिब्रिल के थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। जो पोर्शन है मायोफिब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड सार्कोमेयर।
मायोफिब्रिल का जो पोर्शन है दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का, उसको कंसिडर किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट, और इसे क्या कहते हैं, सार्कोमियर। रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट के एजेस हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, ये पार्शली ओवरलैप करती है टू द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट, जिससे जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट्स का, लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। सेंट्रल पार्ट जो होगा थिक फिलामेंट का, उसको छोड़ के एजेस जो होगी वो पैरेलल ओवरलैप करती हैं, किसकी, थिन फिलामेंट की और थिक फिलामेंट। जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का जो ओवरलैप नहीं हुआ रहता है उसे कहते हैं एच जोन। यहाँ पर जैसे सेंटर में दिखा रखा है, जो ये सेंटर वाला पोर्शन है थिक फिलामेंट का, और जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है अराउंड दी एजेस, ये क्या है, थिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो जोन है जहाँ पर थिन और थिक फिलामेंट आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ये वाला, इसको कहते हैं एच जोन। एच जोन क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट का सेंटर वाला पार्ट जहाँ पर थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उसको कहते हैं एच जोन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।